आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में हार्दिक स्वागत करती हूं। और बच्चों, क्लास 12th में हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें आपने मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। अब अभी हम फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और वो कितनी होती हैं संख्या में, ये एक आपका 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट संरचना होती है जिसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी कि 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि वो किस तरह से उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है। एक बार रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद फिर आगे हम आज पॉलिनेशन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचता कैसे है, तो उस पहुंचने में कौन सी प्रोसेस होती है उसके बारे में हम जानेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, जैसा कि कल आपने मेगास्पोरोजेनेसिस और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में जाना था, मैंने आपको बताया था कि जो बीजांड काय होता है, जो आपकी ओव्यूल की संरचना होती है, उसके बारे में अच्छी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जान चुके हैं। उसके अंदर जो बीजांड काय होता है, जिसे आप क्या कहते हैं बच्चों, न्यूसिलस कहते हैं। एक बार इसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न हो जाए। इस वाले फेज में इसको 2 फेज में डिवाइड कर देंगे, इस तरह से इसको 2 फेज में डिवाइड कर देंगे। तो जो ये फर्स्ट फेज होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, मेगास्पोर मदर सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। मेगास्पोर मदर सेल्स यानी कि एमएमसी, ये कैसे होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं। 2n में क्या होता है बच्चों, इसमें होता है आपका मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन होता है 1 से 2 बनती हैं और 2 से फिर 4 बनती हैं, यानी कि आपका इसमें गुरु बीजाणु चतुष्टक बनाती हैं। क्या बनाती हैं, गुरु बीजाणु चतुष्टक या टेट्राड बनाती हैं। ठीक, आपने इसके बारे में जान लिया था। उसके बाद फिर 3 इनएक्टिव हो जाते हैं। एक आपका गुरु बीजाणु एक्टिव फेज में होता है, यानी कि क्या होता है, वो आपका क्रियाशील होता है। और वही क्रियाशील जो बीजाणु होता है, गुरु बीजाणु, फिर उसमें आपका माइटोटिक डिवीजन होता है बच्चों। 2 सेल से 4 बनती है, 4 से फिर सेकेंड फेज होता है, तब 8 बनती हैं। और उसके बाद फिर वो आगे क्या प्रोसेस होता है, आगे ये प्रोसेस होता है कि आपकी ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स आपकी 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। 2 न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। सेंट्रल सेल के बीच में वो एक सिंगल सेल के अंदर हो जाते हैं और ऊपर की तरफ चैलेजल एंड पे एंटीपोडल 3 सेल्स होती हैं और नीचे फिलीफॉर्म ऑपरेटस यानी कि तंतुरूप समुच्चय होता है। सिनर्जिड्स यानी सहायक कोशिकाएं होती हैं और उसके पीछे आपका एग ऑपरेटस या अंड उपकरण होता है। और सेंट्रल सेल के पास क्या होता है, आपका पोलर न्यूक्लियाई यानी कि ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने कल इसके बारे में अच्छी तरह से जान लिया था। मादा युग्मोद्भिद यानी कि एम्ब्रियोसैक, ये एक अंडाकार बहुकोशिकीय संरचना होती है। ये बीजांड काय के अंदर फिक्स होती है। और एम्ब्रियोसैक कैसी होती है, एक पतली पेक्टिन और सेलुलोज की झिल्ली से ढका हुआ होता है। भ्रूण कोश के अंदर साधारणतया 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। और 7 कोशिकाएं कौन सी होती है, एक बड़ी कोशिका मध्य में कैसा होता है, एक बड़ी कोशिका मध्य में, ठीक, कौन सी, ये वाली। उसके बाद 3 बीजांड द्वार की तरफ, 3 बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ यानी कि माइक्रोपाइल की तरफ। और उसके बाद 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ यानी कि चैलेजा की तरफ होती हैं। 3 किधर की तरफ होती हैं, 3 निभाग की तरफ। तो टोटल कितनी कोशिकाएं हो गई, 3 निभाग की तरफ। टोटल कितनी कोशिकाएं हो गई बच्चों, 3 3 6 1 7। कितनी कोशिकाएं हो गई, 7 कोशिकाएं, यानी कि
7 सेल्ड, 7 कोशिकीय, ठीक, 7 कोशिकीय। और इन 7 कोशिकाओं में जो बीच वाली एक बड़ी कोशिका में, इसके अंदर क्या होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। कितने होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। तो टोटल केंद्रकों की संख्या कितनी हो गई, 8, ठीक। तो ये किस तरीके की संरचना है, ये आपकी 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है बच्चों, इसमें आपका ये एग ऑपरेटस जो होता है, ये भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की तरफ पाया जाने वाला 3 कोशिकाओं का समूह होता है। ये जो एग ऑपरेटस होता है, ये कैसा होता है, पीछे की तरफ एग है और आगे 2 सिनर्जिड्स यानी कि सहायक कोशिकाएं पाई जा रही हैं। तो ये 3 कोशिकाओं का क्या है, समूह है, जिसमें एक तो आपकी एग सेल होती है और 2 आपकी सहायक कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं। इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि ये सहायक कोशिकाएं क्या करती हैं, पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाने का काम करती हैं, यानी पॉलन ट्यूब को एस्कॉर्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। और इन सहायक कोशिकाओं में 2 लैटरल हुक्स पाए जाते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। और इन कोशिकाओं की जो दीवार होती है वो चैलेजल एंड पे क्या होती है, थोड़ी पतली होती है ना। इन कोशिकाओं की जो दीवार होती है वो चैलेजल एंड पे थोड़ी पतली होती है। पॉलन ट्यूब को आकर्षित करने वाले रसायनों का सिक्रीशन ये एग सेल से जो सिनर्जिड्स होती हैं वो करती हैं, ठीक है। इसकी दीवार या भित्ति बीजांडवृत्त की तरफ मोटी और निभाग की तरफ पतली होती चली जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये मोटी है और यहाँ पे ये पतली होती चली जाती है। इस ऊपर की साइड में ये क्या होती है, पतली होती चली जाती है, ठीक है। ये एग और सिनर्जिड सेल्स ये दोनों मिल करके क्या होते हैं, एग ऑपरेटस यानी कि अंड उपकरण बनाते हैं। क्या करते हैं, अंड उपकरण। ये तीनों सेल्स मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एग ऑपरेटस का निर्माण करते हैं, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं, प्रतिव्यासांत या प्रतिमुख कोशिकाएं, ये जो होती हैं आपकी प्रतिमुख कोशिकाएं, इनका क्या काम होता है इसके बारे में जानेंगे। प्रतिमुख कोशिकाएं जो होती हैं बच्चों, ये भ्रूण कोश में या एम्ब्रियो सैक में आपके चैलेजल की तरफ या निभाग की तरफ पाए जाने वाली 3 कोशिकाएं हैं। और ये आकार में और माप में क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आकार में कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। और ये आंतरिक बहुगुणता के कारण फिर बाद में मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती हैं और कोशिकाओं के अंदर बहुत से एंजाइम्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और ये एम्ब्रियो सेक की वेजिटेटिव कोशिकाएं हैं, यानी कि कायिक कोशिकाएं हैं, और न्यूक्लियस से पोषण प्राप्त करने में ये क्या करती हैं, सक्रिय योगदान देती हैं। और उसके बाद फिर ये शीघ्र ही क्या हो जाती हैं बच्चों, नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब आपका ये एकदम कंप्लीट है कि एक प्ररूपी पुष्पीय पादप का जो भ्रूण कोश होता है, एक पुष्पीय पादप का जो भ्रूण कोश होता है वो कैसा होता है, आपका 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय होता है। कैसा होता है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय। कैसा होता है, 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रीय होता है। तो इस संरचना के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब अगर आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया है तो फिर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। आज हम थोड़ा सा बिल्कुल 1 नंबर में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आपको खुद से देखना है। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाने में सक्षम है तो इसका मतलब कि आपके कॉन्सेप्ट मेल और फीमेल गेमेटोफाइट के वो कंप्लीट हैं। क्वेश्चंस नोट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीजांड में अध्यावरण यानी कि इंटेग्यूमेंट, अध्यावरण से घिरे हुए कोशिकाओं के समूह को किस नाम से जाना जाता है।
कोशिकाओं के समूह को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? एकदम शॉर्ट में, ये आपका 1 नंबर में या मैक्स टू मैक्स 1.5 या 2 नंबर में आ सकता है। तो इसको आप आंसर, ये 1 वर्ड आंसर में भी आ सकता है, या आप कह सकते हैं इसको ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, जो आपकी मादा युग्मोद्भिद होती है यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट होती है, युग्मोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट जो होती है, कि कौन सी कोशिकाओं में, कि कौन सी कोशिकाओं में तंतुरूप समुच्चय नामक संरचना पाई जाती है? तंतुरूप समुच्चय क्या आपका? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। तंतुरूप समुच्चय का मतलब फिलीफॉर्म ऑपरेटस। क्या आपका? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। नामक संरचना पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसको नोट करेंगे, उसके आंसर्स हम एक साथ करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवृतबीजी पादपों में यानी कि सभी एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का विकास पुष्प के कौन से भाग या अंग में होता है? आवृतबीजी पौधों में मेल व फीमेल युग्मोद्भिद का विकास पुष्प के कौन से भाग या अंग में होता है? पुष्प के कौन से भाग या अंग में होता है? ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है बच्चों। आप कुछ 8-9 क्वेश्चंस इसमें करेंगे और उससे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके फीमेल और मेल गैमेटोफाइट वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं या नहीं। एक भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक, एक भ्रूण कोश में अंड समुच्चय की घटक कोशिकाओं के नाम लिखिए। आपको एक एक डायग्राम का एक एक नाम बहुत अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए बच्चों, और डायग्राम को आपको बार बार बना करके प्रैक्टिस करनी है और उसमें नेमिंग करना आपको आना चाहिए, ताकि आपकी ये चीजें बिल्कुल रिवाइज रहें अच्छी तरह से, ताकि आप क्या ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनके आंसर कर पाने में आपको आसानी महसूस हो, और तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। घटक कोशिकाओं के नाम लिखिए।
आप चाहें तो ये क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पेपावर व माइशीलिया दोनों में कैसे होते हैं? बहुअंडपी अंडाशय होते हैं। दोनों में होते हैं। तो दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, है ना? तो दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं? भिन्न कैसे हैं? ठीक है, आपका 7th क्वेश्चन नोट करेंगे। भ्रूण कोश की वो संरचना जो भ्रूण कोश में पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करती है, क्या करती है? पराग नलिका यानी कि पॉलन ट्यूब के प्रवेश को दिशा निर्देशित करने वाली कोशिका का नाम, दिशा निर्देशित करने वाली कोशिका का नाम। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे। बीजांड को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? बीजांड को टेक्निकली क्या कहा जाता है? ठीक है, अब इनका हम आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों आपका, बीजांड में अध्यावरण से ढके घिरे हुए कोशिकाओं के समूह को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, आप इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे। आप इसको कहते हैं बीजांड काय। देखिए बीजांड में अब आपको क्या उसी एम्ब्रियो सैक वाली जो लास्ट में आपको मैंने अभी डायग्राम अच्छी तरह से समझाया है, केवल उस डायग्राम को आपको माइंड में रखना है और उसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छी तरह से कर पाएंगे। बीजांड में अध्यावरण यानी इंटेग्यूमेंट से घिरे हुए कोशिकाओं के समूह को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं बीजांड काय या न्यूसिलस। क्या कहते हैं? बीजांड काय या न्यूसिलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? ठीक, आंसर लिखेंगे। क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका आएगा तो आप इस तरह से एकदम सिंपल एक लाइन लिखेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि आपकी कौन सी? मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल जिसे आप क्या कहते हैं? MMC कहते हैं, से मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया को यानी कि MMC से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को
बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था मादा युग्मोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट की कौन सी कोशिकाओं में तंतु रूप समुच्चय नामक संरचना पाई जाती है। कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है? जब आप उस डायग्राम को अच्छी तरह से लर्न करेंगे तो आपको तुरंत माइंड में आएगा वो डायग्राम। तो आप फिर याद करिए कि जो नीचे की तरफ 3 सेल्स से बना हुआ एक समूह था, जिसे आप क्या कहते हैं, एग ऑपरेटस कहते हैं, उसमें 3 सेल्स पाई जाती हैं। एक तो बड़ी वाली एग सेल होती है और उसके अलावा 2 और जो कोशिकाएं होती हैं सिनर्जिड्स, जिन्हें आप सहायक कोशिकाएं कहते हैं, उसमें नीचे की साइड में तंतु रूप समुच्चय पाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सहायक कोशिकाओं में यानी सिनर्जिड्स में। किसमें? सहायक कोशिकाओं में यानी कि सिनर्जिड्स में। ठीक है, आंसर नंबर 4 क्वेश्चन है आपका आवृत बीजी पौधों में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का विकास पुष्प के कौन से भाग या अंग में होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बच्चों आपका मेल गैमेटोफाइट का कहां होता है? मेल गैमेटोफाइट का आपका पराग कोश में, पराग कोश में, और फीमेल गैमेटोफाइट का कहां पे होता है बच्चों? फीमेल गैमेटोफाइट का आपका होता है बीजांड में, जिसे आप क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन एक भ्रूण कोश के अंड समुच्चय की घटक कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि 2 सिनर्जिड्स होती हैं और एक अंड कोशिका होती है। 2 सिनर्जिड्स जिसके अंदर आपका तंतु रूप समुच्चय पाया जाता है और 1 आपका एग सेल, एक अंड कोशिका होती है। ठीक, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं और एक अंड कोशिका होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप समझ पाएंगे पेपावर और माइसीलिया दोनों में बहुअंडपी अंडाशय होते हैं। तो दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं? एक दूसरे से भिन्न इस तरह से हैं कि दोनों ही आपके मल्टी कार्पेलरी हैं, लेकिन पेपावर में सिनकार्पस होता है और माइसीलिया में क्या होता है बच्चों? वियुक्त अंडपी होता है। वो कैसे होते हैं? एक दूसरे से सारे अंडप एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं पेपावर में, और माइसीलिया में क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो पेपावर में क्या होता है? मल्टी कार्पेलरी तो है, लेकिन यहाँ पे ये युक्तांडपी है। और माइसीलिया में क्या है? माइसीलिया में ये कैसा है बच्चों? ये वियुक्तांडपी यानी एक दूसरे से फ्री होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन था पराग नलिका में प्रवेश को दिशा निर्देशित करने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं उसका क्या नाम होता है बच्चों? तो उन कोशिकाओं का नाम होता है आपका फिलीफॉर्म ऑपरेटस। क्या होता है? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। ठीक है, बीजांड को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है ना? इसको कहते हैं मेगास्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजिया। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप जब अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा आपने, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से आ रहे होंगे, जो मैंने आपको आज करवा दिए हैं। अगले सेशन में हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए ऐसे जिससे आप अपना टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को। यू कैन चेक योर सेल्फ कि आपका मेगास्पोरोजेनेसिस
कंप्लीट है, अच्छी तरह से समझ में आ गया है या नहीं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि नहीं? अंडपी, जो बहुअंडपी होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, जो एक अंडपी होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार से एनाकार्पस और सिनकार्पस पाए जाते हैं ना। तो आज की क्लास से आप लोग को अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिला। आज की क्लास में इतना ही। आज की सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम परागण की प्रक्रिया के बारे में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।